हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी साधना अर्जुन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो समझ में आके भी नहीं समझ में आता है। एक ऐसा टॉपिक जो अगर पूरा वाकई में समझ में आ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। इसको समझने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ध्यान कैसे रखना है? जैसे एक मूवी आई थी ट्रैफिक। उस मूवी में क्या था, जब मूवी स्टार्ट होती है तो 4 स्टोरी स्टार्ट होती हैं अलग अलग। कुछ टाइम के बाद वो चारों स्टोरी जो है वो मिलके एक स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर आगे बढ़ती है। लास्ट में जाके हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कभी कभी होता क्या है कि कुछ टॉपिक समझाने के लिए या अपनी कोई बात दूसरे को समझाने के लिए हम बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज कर लेते हैं, सब कुछ कह देते हैं या बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन जो कहना चाह रहे होते हैं वो नहीं कह पाते। कभी कभी क्या होता है, बहुत कम वर्ड्स में हम अपनी पूरी बात दूसरे को समझा देते हैं। तो ये वर्ड्स का खेल है कि कब किस वर्ड्स को कैसे यूज कर लेते हैं। 2 लाइनें आपको बताता हूं इसी पे। कल मिला वक्त तो तेरी उलझने भी सुलझाऊंगा। कल मिला वक्त तो तेरी उलझने भी सुलझाऊंगा। आज उलझा हूं जरा वक्त को सुलझाने में। तो उलझन ही है कि आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ में बने रहिए, बिल्कुल रिलैक्स होके इसको देखते रहिए। जैसे बता रहे हैं इसको नोट डाउन करते रहिए। इससे पहले हम लोग कई लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं साथ में, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट है, टॉर्ट कंप्लीट है, आईपीसी कंप्लीट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंप्लीट है। प्ले लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो ये सब टॉपिक आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। इसके अलावा मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, टीपीए, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट पे कुछ टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे भी कुछ लेक्चर्स हमारे हैं। लेकिन आज का लेक्चर जो है वो अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हैं उनसे थोड़ा सा हटके है। उसकी वजह है कि ये समझ नहीं है, ये एक मजा है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको मजा आएगा। इससे पहले जो भी आपको समझ में आया तो या तो समझ में आया या नहीं समझ में आया। इसमें या तो मजा आएगा या मजा नहीं आएगा। और मजा तभी आएगा जब कम से कम तो 2 बार सुनोगे इसे। आप कहेंगे कि इतनी पहले से इतना क्यों डरा रहे हैं? डरा बिल्कुल नहीं रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि ये टॉपिक थोड़ा सा सिंसियरिटी आपसे चाहता है। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अपना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में जितना हमने पढ़ा है, जैसे फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, डीपीएसपी पढ़ा है, ठीक है, इन सबका जो हमने अभी तक पढ़ा है वो नॉलेज हमारी यहाँ पे चेक भी होने जा रही है। क्योंकि अब हर चीज कहीं ना कहीं से उठा के हमें यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी, उसको एक दूसरे से रिलेट करनी पड़ेगी। तो अगर पहले का आपका ये पढ़ा हुआ है तो आपको और ज्यादा अच्छा ये समझ में आएगा। नहीं तो समझ में ये वैसे भी आ जाएगा क्योंकि वो हम समझा के रहेंगे। लेकिन मजा अगर लेना है वो तभी आएगा जब पुराने टॉपिक एक एक करके आपके क्लियर हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया? क्योंकि अंग्रेजों से आजादी मिली हमें और आजाद होने के बाद अपने देश को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश की गई। 389 मेंबर पहले थे। पाकिस्तान अलग होने के बाद 310 मेंबर्स उसमें रह गए। 2 years 11 months and 18 days के लंबे पीरियड के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में देना क्या था? क्यों? क्योंकि हम आजाद हुए थे। और हमेशा हम क्लास में डिस्कस करते हैं कि आजादी का मतलब सबके लिए एक नहीं था। हर आदमी केवल ये नहीं चाहता था कि अंग्रेज चले जाएं और वो आजाद हो जाए, क्योंकि हर आदमी की प्रॉब्लम केवल अंग्रेज नहीं थे। लोगों की प्रॉब्लम्स
लोगों की जो जरूरत थी वो वैरी कर रही थी पर्सन टू पर्सन। जैसे हम बात कर ले SC/ST की या कुछ बैकवर्ड क्लास की, जिनको किसी तरीके का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिला, तो उनके लिए आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि अंग्रेज चले जाएं बस हम आजाद हो गए। उनका मतलब ये था कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, उनका अपलिफ्टमेंट हो, वो मेन स्ट्रीम में आ पाए कैसे भी। तो उनके लिए आजादी का मतलब ये था। दूसरे एंड पे अगर आप देखो, महिलाएं हो गई, उनके लिए भी आजादी का मतलब कुछ और था कि हमको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, हमको घर के बाहर निकलने का मौका मिले। ठीक है, उनके लिए अपनी चीजें थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी किसान लोगों की और मजदूर लोगों की। जो किसान था वो बहुत ज्यादा परेशान था जमींदारी की वजह से, क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर्टी जो है वो जमींदार लोगों के पास थी। जमींदार लोग क्या करते थे, उस पे उनसे काम करवाते थे और बहुत कम अमाउंट उनको उसके बदले में देते थे, जिससे वो सही से अपना खाना पानी भी नहीं चला सकते थे। तो ये कई प्रॉब्लम थी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हर क्लास के लिए कुछ ना कुछ दें। तो आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें हर चीज को बहुत डिटेल से बताया गया है, लोगों के राइट्स को बहुत ज्यादा डिटेल में जो है वो बताया गया है। अब ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आ चुका था, भारत में भी ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना था इनको। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पार्ट 3 और पार्ट 4 दो पार्ट ऐड किए। स्पेशली पार्ट 3 में इन्होंने लोगों को कुछ राइट्स दिए अगेंस्ट द स्टेट स्पेशली, और उसको नाम दिया गया फंडामेंटल राइट्स का। सम राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 12 to 35 under part 3 of Indian Constitution, and those rights are considered to be the fundamental rights, and these rights are also known as Magna Carta of the Constitution. पार्ट 3 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपको जनरली अगेंस्ट द स्टेट अवेलेबल है, और इसके वायलेशन होने पे एग्रीव्ड पर्सन हैज राइट टू मूव टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली टू गेट द रेमेडी। अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, जस्टिफिएबल है, सब पढ़ा हुआ है आपका। दूसरे हैंड पे पार्ट 4 में डीपीएसपी दिया इन्होंने। डीपीएसपी भी एक तरीके से राइट्स ही हैं आपके, ठीक है। क्यों राइट्स हैं? क्योंकि डीपीएसपी है क्या, डीपीएसपी में कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं स्टेट को कि फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी जो है वो डायरेक्शंस पूरे होने चाहिए। वजह यह है कि जिस समय देश आजाद हुआ उस समय देश के पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि हर चीज को दी जा सके। तो जो फंडामेंटल बेसिक चीजें थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो एज अ फंडामेंटल राइट्स दे दी गई। बाकी चीजों के लिए स्टेट से कहा गया भाई आपकी ड्यूटी है, आप जो है वो इन सबको पूरा करो, और उनको डीपीएसपी में रख दिया गया। ये सब हमारा पढ़ा हुआ है। हमने ये भी पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में है, डीपीएसपी पार्ट 4 में है। ये सब कॉन्सेप्ट हमारा पढ़ा हुआ है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम एक तरफ लेते हैं पार्ट 3, एक तरफ हम लेंगे पार्ट 4। पार्ट 3 जो है ये फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, पार्ट 4 बात करता है डीपीएसपी की। अब देखिए, पार्ट 3 भी दे दिया, पार्ट 4 भी दे दिया। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो क्या हुआ कि कुछ कंट्रोवर्सी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई। कंट्रोवर्सी कैसे आ गई कि कुछ प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के वो एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करने लगे। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा के रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली बनाया ही गया था सभी लोगों को बेनिफिट देने के लिए। पार्ट 4 पूरा इसीलिए बना कि लोगों को बेनिफिट दिया जा सके, ठीक है। पार्ट 3 में कुछ राइट्स दे दिए गए। अब कुछ ऐसे पोर्शन जो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद, कुछ देखते हैं। जैसे अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए गए हैं, और 12 में तो डेफिनेशन हो गई, 13 में कुछ पोर्शन दिया गया है, कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक है। 14 से एक्चुअली में फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं। आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, ठीक। यहां पे हम एक आर्टिकल ले लेते हैं, आर्टिकल 15, जो राइट टू इक्वालिटी का ही एक पार्ट है, और ये कहता है कि किसी भी पर्सन के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे आप किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे।
ये डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है। मतलब आपको क्या करना है, आपको इक्वलिटी बना के रखनी है, ठीक है। दूसरी तरफ एक और आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 ये कहता है कि एससी और एसटी की वेलफेयर के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट को काम करते रहना चाहिए। ये स्टेट की ड्यूटी है, ये स्टेट को डायरेक्शंस है कि वो एससी एसटी और अदर बैकवर्ड क्लास के बेनिफिट्स के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा रूल बनाए। अब देखिए, अगर किसी को आप अपलिफ्टमेंट करेंगे, उनके लिए रूल्स बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि उनको आपको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देंगे। अब एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देंगे तो ये इक्वलिटी का क्या हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। यानी कि अगर आर्टिकल 46 पूरा करना है तो उसके अपोज में तुरंत आर्टिकल 15 आ जाएगा। ठीक, एक चीज। एक और यहीं पे हम देख लेते हैं, जैसे हम बात करें एक पार्ट 3 में आर्टिकल है हमारा 19, 1 और F, और एक आर्टिकल हमारा यहीं पे है 31। 19(1)(f) क्या बात करता है? आपको पता है कि आर्टिकल 19 में कुछ फ्रीडम्स दी गई हैं, जिसमें से 19(1)(f) जो है ये फ्रीडम दी गई थी, राइट टू प्रॉपर्टी। और ये राइट टू प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट 44th अमेंडमेंट से बाद में अबॉलिश कर दिया गया। वो सब बात की कहानी है। अभी हम बिल्कुल वहीं पे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ है, उस समय का सिनेरियो दिमाग में रख के इस चीज को आप देखिए। तो 19(1)(f) राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। आर्टिकल 31 भी राइट टू प्रॉपर्टी की ही बात करता है। ये क्या राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था? 31 को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करके देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए, तो देखिए आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था। ये कहता था कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी रख सकता है, उसको डिस्पोज कर सकता है, उसको बेच सकता है, उसको यूज कर सकता है। ये सब चीजें हर पर्सन का एक फंडामेंटल राइट दिया गया था प्रॉपर्टी को रिलेटेड। यहीं पे आर्टिकल 31(1) में एक चीज इन्होंने कहा था कि ये जो प्रॉपर्टी किसी की है, इसको स्टेट एक्वायर भी कर सकता है। कैसे एक्वायर कर सकता है? कुछ कंडीशंस के साथ। वो कंडीशंस क्या क्या होंगी? पहली चीज तो होगी ये पब्लिक वेलफेयर में आप कर सकते हो, पब्लिक पर्पस के लिए कर सकते हो, कि किसी इंडिविजुअल पर्पस के लिए किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं की जा सकती है। कोई हाईवे बनाना है, रेलवे ट्रैक बनाना है, या ऐसा कोई चीज बनाना है, तो इसके लिए यानी कि पब्लिक पर्पस के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो। ठीक, एक चीज तो ये। और ये जो आप एक्वायर करोगे, ये कोई लॉ बना के ही आप कर सकते हैं। यानी कि आप कोई लॉ बनाइए और लॉ बना के पब्लिक वेलफेयर के लिए किसी की प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर सकते हो। ठीक, दूसरी चीज, सेकंड में कंपनसेशन की बात की गई। अब ये प्रॉपर्टी जब आप एक्वायर करोगे तो उसको कंपनसेट कर दो, जिसकी भी प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर रहे हो, और जिस लॉ से प्रॉपर्टी एक्वायर की है उसी लॉ में आप उसको कंपनसेशन भी दे दो कि हम इसको इतना कंपनसेशन दे देंगे अगर ये प्रॉपर्टी हम इसकी एक्वायर करेंगे। यानी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आर्टिकल 19(1)(f) राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। 31 में ये कहा गया है कि पब्लिक पर्पस के लिए एक लॉ बना के किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को आप एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन उस पर्सन को कंपनसेट करना होगा। टेक्निकल कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है भाई, ये सब 31 ने कह दिया कि आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्ट 4 में देखिए तो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आर्टिकल है 39(b) एंड C। ये 39(b) और C क्या कहता था? 39(b) और C अगर आपको ध्यान हो तो इसमें कहा गया है कि जो भी इकोनॉमिक चीजें हैं उनका इस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा कि इन सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए इकोनॉमिक चीजों का। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी इकोनॉमिक चीजें हैं, उन सबका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई एक पर्सन तो बहुत अमीर हो गया है और एक पर्सन बहुत ज्यादा गरीब हो गया है। मतलब इसको इक्वल करो आप, ये स्टेट की ड्यूटी है। अब देखिए, इक्वल अगर करना है तो इसके लिए क्या करना होगा? किसी एक से प्रॉपर्टी लेनी होगी जिसकी बहुत ज्यादा है, और जिसके पास नहीं है उसको देनी पड़ेगी। अब प्रॉपर्टी तो तभी आप दे सकते हो या ले सकते हो जब इसके लिए कोई लॉ हो आपके पास। क्यों? क्योंकि यहां पे आर्टिकल 19(1)(f) तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स बनाए बैठा है। आर्टिकल 31 जो है वो ये चीजें दिए हुए हैं। ठीक है, हाँ एक्वायर करने का कुछ प्रोविजन भी दिया था,
ठीक है, इन्हीं सब चीजों को लेके आगे क्या हुआ, कंट्रोवर्सी राज हुआ। अब ध्यान रखिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही हुआ है 1950 1951 की हम बात कर रहे हैं, उस समय मेन चीजें क्या क्या थी, स्टेट के सामने क्या क्या करना था। एक तो देखिए उनको ये अपलिफ्टमेंट करना था SC ST और OBC का, एक काम ये करना था। दूसरा उन्हें 39 BC के तहत इक्वल ट्रीटमेंट देना था प्रॉपर्टी के केसेस में या इकोनॉमिक केसेस में। अब ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल कर रहे थे कंट्राडिक्ट। अच्छा, ये सब करने क्यों पड़ा, क्योंकि जब भी जैसे ही देश आजाद हुआ तो एक कॉन्सेप्ट ने इंट्रोड्यूस करना पड़ा लैंड रिफॉर्म का, कि लैंड को रिफॉर्म किया। लैंड रिफॉर्म दो तरीके से हो सकता था, एक तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसको इंक्रीज किया जाए, अच्छी अच्छी खाद लाई जाए, अच्छे बीज लाए जाए, अच्छे अच्छे और साधन लेके आए जिससे कि हमारे यहाँ अच्छी खेती हो, इससे लैंड रिफॉर्म हो सकता था। और एक ये हो सकता था जमींदारी प्रथा को खत्म करके, जमींदारी एबोल्यूशन से, कि जिनके पास बहुत ज्यादा खेत है उनसे लेके जिनके पास बिल्कुल नहीं है उनको दे दिया जाए। तो इसके लिए एक सीलिंग का कॉन्सेप्ट आया कि एक मैक्सिमम उन्होंने डिसाइड कर दिया कि एक पर्सन जो है वो मैक्सिमम इतनी खेत या इतनी भूमि या इतनी लैंड अपने पास रख सकता है, इससे ज्यादा अगर होगी तो वो स्टेट ले लेगा और उसको दे देगा जिसके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है। तो ये सब कॉन्सेप्ट करने थे, ठीक है। अब इन सब कॉन्सेप्ट को लेके स्टार्ट हुई चीजें, क्यों, क्योंकि स्टेट को तो ये सब करना ही था। अब देखिए ये हमारा एक भूमिका बनके तैयार हुई है। अब देखिए हुआ क्या, ज्यादातर केसेस जो है, ज्यादातर चीजें आपकी पढ़ी हुई होंगी, बस उनको कैसे सेट करना है, ठीक है, वो देखिए। यहां पे अगर हम बात करें तो एक केस आया था चंपकम दोराई राजन का, और एक केस आया था कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यानी कि देखिए एक तरफ अगर हम एक केस ले लें, चंपकम खाली लिख रहे हैं, चंपकम दोराई राजन का ये केस था, और एक तरफ केस लिख ले कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये दो केसेस आए उस समय। क्यों केसेस आए ये समझिए। चंपकम दोराई राजन का केस इसलिए आया था क्योंकि मद्रास के कॉलेज ने पर्टिकुलर कास्ट के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी। चंपकम दोराई राजन इसके लिए कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा भाई ये सीटें आप कैसे रिजर्व करते हो, क्योंकि इसको अगर आप रिजर्व कर रहे हो तो हमारे आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 15 तो कहता है किसी तरीके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। गवर्नमेंट का ये कहना था, बोले हम डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 46 जो है वो हमसे ये कहता है कि SC ST के अपलिफ्टमेंट के लिए आप काम करो। पूरे हम तो उनके अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक सभी का अपलिफ्टमेंट नहीं होगा तब तक देश चलाया भी नहीं जा सकता है। तो हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। कोर्ट का देखो अच्छा और खराब से हमसे मतलब नहीं है। वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। हम तो भाई प्रोटेक्टर हैं फंडामेंटल राइट्स के। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 13 क्या कहता था आप याद कीजिए। आर्टिकल 13 जो है उसमें 3 पार्ट्स में अगर हम देखें तो आर्टिकल 13(1) ये कहता था कोई ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले है और कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए पार्ट 3 से अगर वो अगेंस्ट में है तो जिस मात्रा तक, जिस एरिया तक वो इनकंसिस्टेंट है वहां तक वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। आर्टिकल 13(2) क्या कहता था, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच इन्फ्रिंजेस और वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोले स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता जो पार्ट 3 को वायलेट करे, और अगर ऐसा वायलेशन करता है स्टेट तो वो लॉ क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये सब चेक कौन करेगा, जुडिशरी चेक करेगा। बोले भाई हम तो आर्टिकल 13 के हिसाब से चल रहे हैं, और आर्टिकल 13 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं होने देंगे, हम उसमें किसी तरीके कोई अमेंडमेंट नहीं होने देंगे। चंपकम दोराई राजन ने साफ साफ कह दिया कि आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट ना कीजिए आप, ठीक। ये तो चंपकम दोराई राजन ने कह दिया। कामेश्वर सिंह में क्या हुआ था, कामेश्वर सिंह में भी कुछ लैंड रिफॉर्म के लिए, कुछ लैंड लॉ के लिए केस बनाए गए थे और कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर करने जैसी चीजें की गई थी। यहां भी लोगों ने यही कहा कि बोले ये जो प्रॉपर्टी एक्वायर की जा रही है तो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो वो फंडामेंटल राइट्स है, और गलत तरीके से ये प्रॉपर्टी हमारी एक्वायर की जा रही है, ये सब चीजें गलत है, ठीक है। तो यहां भी कोर्ट ने यही कह दिया बिल्कुल सही बात है, इनकी प्रॉपर्टी आप ऐसे नहीं ले सकते, फंडामेंटल राइट्स में किसी तरीके का आप
छेड़छाड़ मत कीजिए। ये दोनों जजमेंट आ गए कोर्ट में। अब लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट की मजबूरी थी कि लोगों की भलाई के लिए उसे भाई ये सब काम करने थे, क्योंकि जब तक उनकी भलाई के काम आप करोगे, और वो तभी हो पाएंगे जब फंडामेंटल राइट्स में भी आप कुछ ना कुछ चेंज करोगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो सीधे सीधे रोक रहे थे इसको करने के लिए। इस इफेक्ट को दूर करने के लिए क्या हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इस फर्स्ट अमेंडमेंट ने क्या क्या खेल किया वो देखिए। फर्स्ट अमेंडमेंट ने पहला काम किया, अगर ये वाली प्रॉब्लम देखें हम एजुकेशन वाली, तो इन्होंने, आपको पता है 15(1) था, 15(2) था, 15(3) था, इन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट से एक क्लॉज जोड़ दिया 15(4). 15(4) से क्या दिया इन्होंने कहा कि सोशली और एजुकेशनली बैकग्राउंड पे SC ST और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए अगर स्टेट कोई भी प्रोविजन बनाती है तो वो प्रोविजन 14, 15 के वायलेशन में नहीं माने जाएंगे और वो प्रोविजन क्या होंगे, वैलिड होंगे। यानी 15(4) लाके इन्होंने जो ये जितना भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी चंपकप दोराई राजन से, उसको दूर करने की कोशिश की। ठीक, ये तो इधर इन्होंने दूर की। दूसरी प्रॉब्लम जो थी वो किसको लेके थी, 19(1)(f) या आर्टिकल 31 में जो था। तो इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 13(1) तो पहले से ही था कि आप किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर अगर करेंगे तो वो लॉ द्वारा करेंगे, ठीक है। और 13(1)(2) में था कि उसको कंपनसेट भी करेंगे, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहां इन्होंने क्या किया, यहां इन्होंने आर्टिकल 31 में दो पोर्शन और जोड़ दिए, एक 31A, एक 31B। ये भी कब जोड़े गए, फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ दिया गया। अब देखिए, अगर चीजों को समझना है तो ये अच्छे से समझो कि उस समय का सिनारियो क्या था। दूसरी बात, उस समय ऐसा क्या टेक्निकल पॉइंट था जिसकी वजह से ये नई चीज लानी पड़ गई। प्रॉब्लम अगर दिमाग में है तो ये आपको कभी याद रटना नहीं पड़ेगा कि 31A में क्या ऐड किया गया था, क्योंकि ऐसे तो इतने अमेंडमेंट है आप याद ही नहीं कर सकते, ये सब लिंक होते हैं एक दूसरे से। अब 31A में जो प्रॉब्लम आ रही थी इस प्रॉपर्टी को लेके, जो केस इसमें कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में इन्होंने कह दिया था कि आप जो है वो फंडामेंटल राइट्स में इस तरीके से ना कीजिए, प्रॉपर्टी इस तरीके से एक्वायर ना कीजिए, ये सब गलत है। ठीक, जड़ खत्म की इन्होंने बहुत आसान शब्दों में 31A में ये कह दिया कि अगर लैंड रिफॉर्म के लिए कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है, if any property is acquired under Law Reforms Act, then the conditions under Article 31 is not applied or will not be applied। खत्म ही कर दिया, खेल ही खत्म कर दिया, कहते नहीं खेला हो गया। खेला कैसे हो गया कि 13(1)(a) में इन्होंने कहा कि देखिए ये सब बातें सही है कि प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे तो एक लॉ बनाना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, कंपनसेशन बिल्कुल जो है वो सही होना चाहिए। कंपनसेट का मतलब ये होता है जितनी प्रॉपर्टी वैल्यू है उतनी ही आप उसको दो, ठीक है। तो ये सब चीजें चल रही थी। इधर जमींदारी के चक्कर में, जमींदारी में अगर ये किसी से प्रॉपर्टी लो तो वो सब चीजें इनके पास कंपनसेशन देना है, ये देना, दुनिया भर के जो है वो बवाल थे इनके पास। सब खत्म किया इन्होंने 31A में। बोले देखो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है तो 31 की जो कंडीशंस है वो कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब लैंड रिफॉर्म कब होगा, जब जमींदारी अबॉलिश करोगे। आप किसी जमींदार से अगर प्रॉपर्टी ले रहे हो तो कोई कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 13(1)(a) में तो ये कह दिया गया। केवल यहीं पे नहीं रुके ये, 13(1)(b) में इन्होंने क्या किया, एक 9th शेड्यूल और ऐड कर दिया। 9th शेड्यूल क्या है, टोटल 12 शेड्यूल आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना तब 8 थी, 9th शेड्यूल ऐड की गई कब, फर्स्ट अमेंडमेंट से। इसमें ये क्या हुआ कि 9th शेड्यूल में इन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी लॉ बना के 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो अब इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। 9th शेड्यूल का मतलब हो गया नो जुडिशियल रिव्यू, कि अब अगर कोई भी चीज 9th शेड्यूल में डाल दी गई तो किसी तरीके का कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। देखिए अभी तक की जितनी ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम दिख रही थी, अब लग रहा कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वजह क्या थी, क्यों प्रॉब्लम नहीं है, ये देखो मजेदार चीज समझो।
अभी तक जो भी केस होते थे उसमें चैलेंज क्या किया जाता था कि भाई ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। पार्लियामेंट का, रुक जाओ जरा एक मिनट समझाते तुमको। ये क्या है 15(4) फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13(1)(a) और 13(1)(b) क्या है फंडामेंटल राइट्स। यानी कि जितना आप बवाल करते थे, जितना आप रोते थे आगे कोर्ट के आगे, उन सभी चीजों को उन्होंने फंडामेंटल राइट में ही ऐड कर दिया। अब आओ बोले, ना तो आप ये कह सकते हो कि भाई 15(4) फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन कर रहा है, क्यों? क्योंकि 15(4) तो खुद ही फंडामेंटल राइट्स है, 31(a) 31(b) क्या है, खुद ही फंडामेंटल राइट्स है। तो यहां से हमको ऐसा लगता है कि जैसे लगभग पूरा मामला ये क्या हो गया, सेटल हो गया। ठीक है, होता नहीं है, क्या नहीं होता है, इतनी आसानी से चीजें सेटल नहीं होती हैं। ठीक है, लगा कि सेटल हो गया, लेकिन चलती रही चीजें। चलती कैसे रही? क्योंकि जब ये जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो रास्ता तो निकालेगा ही ना। अभी तक ये इसलिए कोर्ट जाते थे कि भाई जो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है। अब कोर्ट इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि 9 शेड्यूल में कह दिया गया कि जो चीज 9 शेड्यूल में डाल दी गई उसको आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि जड़ को ही चैलेंज कर दो। अब जड़ क्या हो गई, 9th शेड्यूल। कि यही अगर साबित हो जाए कि 9th शेड्यूल ही गलत है तो फिर बाकी चीजें अपने आप हम कह सकते हैं कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है। अब इस 9th शेड्यूल को जो चैलेंज करने का काम किया गया था, वो पहला जो केस इस पे आया था, नाम खूब सुना होगा आपने, ये शंकरी प्रसाद का केस हो गया। शंकरी प्रसाद के केस में क्या चैलेंज किया गया था, 9th शेड्यूल को चैलेंज किया गया था। ठीक, इसका सीरीज ऑफ केस लॉ स्टार्ट हो गई। इस पूरे केस लॉ को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए आप, उसके बाद हम आएंगे शंकरी प्रसाद पे कि क्या हुआ शंकरी प्रसाद में। जैसे मान लीजिए एक आर्टिकल हम लोग देख रहे हैं 13, एक आर्टिकल है 368, लास्ट लेक्चर उसी पे हमने बनाया है। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, अमेंडमेंट के तरीके दिए हुए कैसे कर सकती है, वो सब चीजें। यानी कि आर्टिकल 368 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, स्पेशली अगर बात कर ले 13(2) की, कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, और अगर वो वायलेट करता है तो वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो ये जितने भी केसेस हैं, इसके आगे जो भी हम डिस्कस करेंगे उसमें मेन क्वेश्चन केवल यही है कि अब आर्टिकल 13(2) में यह है कि लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। क्लियर है, 13(2) में दिया गया है। यही 13(3) में इन्होंने लॉ की डेफिनेशन भी दी है। एक्ट, रूल, बाय लॉ, ये सब चीजें जो है वो लॉ में इंक्लूड है, ये इन्होंने बता दिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया वो ये आया, ऐसे समझिए कि ये तो हो गया लॉ, ठीक, ये हो गया अमेंडमेंट, यानी कि ये आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन है और ये आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। क्वेश्चन हमेशा यही आएगा कि क्या ये जो 368 है ये 13 के अंदर आता है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमने कोई चीज चेंज की है तो क्या वो आर्टिकल 13 में लॉ माना जाएगा? क्यों? क्योंकि अगर ये लॉ मान लिया जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके भी फंडामेंटल राइट्स को आप वायलेट नहीं कर सकते। और अगर 368 और आर्टिकल 13 को अलग अलग माना जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 368 टर्म लॉ में नहीं आता है और आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आप फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। केवल ये कॉन्सेप्ट जो है वो रन करेगा इसके आगे। चलिए रन कराते हैं। शंकरी प्रसाद में सीधे सीधे यही क्वेश्चन आया कि क्या अमेंडमेंट जो है ये टर्म लॉ में इंक्लूड है? तो कोर्ट ने साफ साफ कहा, बोले नहीं। बोले देखिए ये आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन है, ये 368 में अमेंडमेंट है। बोले दोनों अलग अलग चीजें हैं। बोले ये जनरल लॉ की बात करता है, ये तो एक स्पेशल चीज है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की पावर दी गई है पार्लियामेंट को। बोले ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट करके आप फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस करते हो तो कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल वैलिड है, आप कर सकते हो। ठीक है भैया, कर सकते हो तो करते रहो। शंकरी प्रसाद हो गया। शंकरी प्रसाद अगर केस आप देखो तो ये है 19
51 का। शंकर प्रसाद के बाद ये चीजें ऐसे चलती रही, ठीक है। इसके बाद एक 17th अमेंडमेंट हुआ। इसमें भी क्या किया गया, कुछ लैंड रिफॉर्म्स को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। कुछ लॉ बनाए गए और उन सबको कहां डाल दिया गया, 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। 9th शेड्यूल में डालने का मतलब है इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इस 17th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया आगे एक केस में जिसका नाम है सज्जन सिंह। ये आपका केस जो है शायद 1965 का है। 1965 में केस आया सज्जन सिंह। सज्जन सिंह के केस में भी क्वेश्चन केवल वही था, क्या कि क्या अमेंडमेंट जो है ये लॉ में इंक्लूड है। सज्जन सिंह ने भी शंकर प्रसाद वाला कहा और कहा बोले नहीं, ये दोनों क्या है, 13 में लॉ और 368 में अमेंडमेंट, ये अलग अलग है। ये स्पेशल चीज है, ये जनरल चीज है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। चलो भाई नहीं है कोई बात नहीं। सज्जन सिंह का पोजीशन यही रही, पार्लियामेंट जो है वो रिफॉर्म करती रही, लोगों के साथ जैसा चाहे वैसा अपना ट्रीटमेंट चलता रहा। थक मत जाना, थक जाना तो फिर से इसको देखने लगना, क्योंकि ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई चीजें मिक्स है, टाइम भी लगेगा इस लेक्चर में और हल्के हल्के इसको आप समझते जाइएगा पॉइंट टू पॉइंट, तभी आपको समझ में आएगा। सब समझ में आ गया तो मजा आ ही जाएगा अपने आप, कहने की जरूरत नहीं है। अब इन सब बवाल कहते ना कि कहानी में क्लाइमेक्स आना चाहिए, एक ऐसा मोड़ आना चाहिए कि मूवी, कोई मूवी आई थी उसमें बार बार कहता है, सनी देओल कोई मूवी थी, तो मूवी झोल नहीं खानी चाहिए, इस सीन के बाद से मूवी जो है वो उठनी चाहिए। तो अब ये स्टोरी जो है वो झोल नहीं खानी चाहिए, उठेगी। कहां से उठेगी, मौका आ गया तुरंत ही। एक बहुत बढ़िया केस जिसका नाम खूब सुना है आप लोगों ने, गोलकनाथ का केस। 1967 का एक केस था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का था। ये भी जो आया था वो 17th अमेंडमेंट की ही वजह से आया था। भाई 9th शेड्यूल में चीजें डाल दी गई थी, इन्होंने इसको किया था। क्वेश्चन भी वही सेम था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 13, ये शंकर प्रसाद ने कह दिया अलग अलग है, सज्जन सिंह ने कह दिया अलग अलग है। गोलकनाथ बोले नहीं भाई ऐसे कैसे, ऐसे कैसे अलग अलग है। बोले ये आपका है आर्टिकल 13 जिसमें लॉ की डेफिनेशन दी गई है। बोले ये छुटकू सा तुम्हारा है अमेंडमेंट। बोले ये बाहर नहीं बैठा है, अंदर बैठा है। मौका मिल गया इसको, अंदर आके बैठ गया। ये जैसे अंदर आके बैठा, पूरा अभी तक का 17 सालों में जितना भी कॉन्सेप्ट था पूरे का पूरा चेंज हो गया। पार्लियामेंट को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, पूरा खेला हो गया बिल्कुल जड़ से। गोलकनाथ की कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। के सुब्बा राव जो थे, इन्होंने मेजॉरिटी का जजमेंट दिया था। तो के सुब्बा राव इसमें तो 6/5 के रेशियो से ये जजमेंट आया था। ठीक, सिंपल सी बात है। गोलकनाथ ने सीधे सीधे कहा करे भैया ये अलग कोई चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 13(3) की डेफिनेशन देखो उसमें पहला टर्म तो एक्ट ही दिया हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के आगे आप क्या लिखते हो, बोले एक्ट। बोले फिर कैसे ये अलग हो गया। हम लोग क्या पढ़ते हैं, 93th अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। बोले एक्ट ही है भैया, एक्ट तो 33 में लिखा हुआ है। बोले ये सब एक ही चीज है। यानी कि गोलकनाथ का इफेक्ट क्या हुआ, अमेंडमेंट करके भी आप किसी भी फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं कर सकते। अब ये तो दुनिया भर के चेंज कर चुके थे, अब क्या होगा, पिछले 17 सालों में इतने चेंजेस हुए थे। तो यहां पे गोलकनाथ ने एक बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया, एक डॉक्ट्रिन होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का। दो चीजें होती है, एक रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है पीछे से भी आप अप्लाई कर सकते हो, प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है कि आज लॉ बनाया गया तो वो आगे से अप्लाई होगा। तो गोलकनाथ ने साफ साफ कह दिया, बोले नहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, पीछे जो कर रहा है वो कर रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब इस जजमेंट के बाद अमेंडमेंट करके आप फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस नहीं कर सकते हो, पीछे जो कर दिया उससे कोई मतलब नहीं, वो सब पहले है। बोले क्यों, बोले ये जजमेंट का जो इफेक्ट होगा ये क्या होगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। तो गोलकनाथ तक आते, और एक चीज आपको बता दें, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। कई बार यूजीसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की रूलिंग फर्स्ट टाइम किस केस में दी गई थी, गोलकनाथ के केस में। किसने दी थी, जस्टिस के सुब्बा राव ने। यहां तक की कहानी तो भाई हमारी हो गई ठीक ठाक कि
गोलकनाथ ने पूरी स्टोरी एकदम से चेंज कर दी, क्लाइमेक्स आ गया मूवी में और सब चीजें ऐसी लगने लगी कि अब क्या होगा। एक टाइम आता है ना मूवी में, लगता है कि अब तो भाई कुछ गड़बड़ हो गया, सोच कुछ और रहे थे, ये तो पूरा खेला हो गया, कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया गया। तो पानी पी लें फिर आगे करें, क्योंकि खेला वरना हो जाएगा। पी लो आप भी, आप तो बच्चों पी सकते हो, हमें तो रोक कर पीना पड़ेगा। चलो भाई, गोलकनाथ तक की कहानी निपट गई। गोलकनाथ तक आते आते क्या कर दिया हमने, पार्लियामेंट की पावर जो है वो लगभग खत्म हो गई, जुडिशरी के पास पावर आ गई अच्छी खासी। अब जैसे कि हमने बताया, गोलकनाथ केस है 1967 का, यहां से इंडियन पॉलिटिक्स में भी कई चेंजेस आए थे। आगे चल के 71 में जैसे हमने बताया था, इंदिरा गांधी जी जो है वो फुल पावर में आ गई, ठीक है। अब उस समय एक तो गोलकनाथ दिमाग में खटक रहा था उनके कि इन्होंने पूरा जो है वो गड़बड़ी कर दिया कॉन्सेप्ट, कैसे आगे काम चलेगा, ठीक है। तो एक तो गोलकनाथ को इफेक्ट को दूर करना था, वो दिमाग में चल रहा था। गोलकनाथ के साथ साथ इन्होंने क्या किया, और भी कई चीजें चल रही थी उस समय। जैसे क्या क्या इनको करना था, एक तो अलग अलग हमने बताया कई स्टोरी बनती हैं। तो अभी तक स्टोरी हमने देखी थी एजुकेशन को लेके और लैंड रिफॉर्म को लेके। बैंकों का नेशनलाइजेशन करना था जो 1969 में हुआ, ये किया। एक प्रीवी पर्स का कॉन्सेप्ट था। प्रीवी पर्स क्या था कि जो भी रियासतें इंडिया में मिली थी, उन रियासत के जो राजा महाराजा थे उनको एक बहुत हैवी अमाउंट दिया जाता था प्रीवी पर्स के नाम पे, कि आप अपना खर्चा पानी इससे चलाओ। वो बहुत बड़ा अमाउंट था, उसको भी खत्म करने की चीजें दिमाग में चल रही थी इंदिरा जी के। तो इन्होंने क्या किया, पावर में आने के बाद लगातार कई अमेंडमेंट किए, अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट, और इन्हीं से प्रॉब्लम को दूर किया। जैसे देखिए, स्टार्टिंग होती है 24th अमेंडमेंट किया इन्होंने, 25th किया, 26 किया, 29 किया, 4 अमेंडमेंट यहाँ पे हम इनके देखेंगे। वजह याद ध्यान रखिए, 2 प्रॉब्लम तो पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे, एजुकेशन वाली और लैंड रिफॉर्म वाली, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये एक नई इधर स्टार्ट हुई, और प्रीवी पर्स का कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें स्टार्ट हो गए। 24th से इन्होंने क्या किया, मजेदार काम कर दिया। 24th से जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी वो इन्होंने क्या की, एक तो आर्टिकल 13(4) ऐड किया। जिन्होंने मेरे साथ आर्टिकल 13 अच्छे से पढ़ा होगा तो उन्हें पता है कि आर्टिकल 13(1), 2, 3 और आर्टिकल 13(4), एक काम इन्होंने और इसके साथ ही किया, इन्होंने आर्टिकल 368(3) ऐड कर दिया। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। इफेक्ट क्या हुआ दोनों का। आर्टिकल 13(4) क्या कहता था कि 13(3) में तो डेफिनेशन दे दी, 13(4) में इन्होंने कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो टर्म लॉ में इंक्लूड नहीं है, बात खत्म। गोलकनाथ जो करके आए थे उसको बिल्कुल खत्म कर दिया 13(4) से पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट में। और यही बात इन्होंने 368(3) में भी कह दी, बोले कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसका आर्टिकल 13 से कोई मतलब नहीं है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। यानी कि 368 में भी इन्होंने चेंज किया, आर्टिकल 13(4) में भी चेंज किया, और गोलकनाथ ने जो इनको एक में मिला दिया था, इन दोनों ने उन दोनों गोलों को क्या कर दिया, फिर से अलग अलग कर दिया। बोले नहीं भैया, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इनको मिक्स ना करो। एक तो ये काम किया 24th अमेंडमेंट से। इसके बाद 25th अमेंडमेंट। 25th अमेंडमेंट में क्या भाई चल रहा था, एक्विजिशन वगैरह का कॉन्सेप्ट। तो 25th अमेंडमेंट से एक काम किया इन्होंने, एक आर्टिकल ऐड किया 31C, ठीक है। अब 31C से इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधे से कहा कि अगर आर्टिकल 39B एंड C की अगर कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, आर्टिकल 14, 19 या 31 से, देन आर्टिकल 39B एंड C विल प्रिवेल। खत्म हो गई लड़ाई झगड़ा। क्यों, क्योंकि 39B और C करेगा क्या, इक्वल करेगा इकोनॉमिक चीजों को,
प्रॉपर्टी को इक्वल करेगा, यानी कि आप लैंड रिफॉर्म खूब करो। आर्टिकल 39B एंड सी प्रिवेल कर जाएंगे आर्टिकल 14, 19, 31 से। अच्छा 14, 19, 31 क्या है? यही तो रोकते हैं ये काम करने से। कि कैसे रोकते थे? 14 इक्वलिटी की बात करता था, 15 उसमें आ जाता था, 19 बनास राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था, 31 राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था। यानी कि 25th अमेंडमेंट से इन्होंने इस प्रॉब्लम को भी पार्लियामेंट ने पूरा सॉल्व किया पिछला अपना, और एक फिर से पावर अपने हाथ में ले ली। इधर से ली इन्होंने, ठीक है, इसके बाद इधर से ली। 25th में एक काम और बहुत इंपॉर्टेंट कोई हुआ था। 31 में हम लोगों ने देखा था कि एक टर्म यूज किया गया था कंपनसेशन। क्या यूज किया गया था? 13(2) में शायद नहीं पक्का। 13(2) में क्या कहा गया था कि उसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा अगर आप एक्वायर करोगे। अब कंपनसेट करने का मतलब होता था जो इक्वल उसका वैल्यू है वो देनी थी। अब इक्वल वैल्यू के पीछे तो लड़ाई होती थी कि इतनी इक्वल वैल्यू कहां से लाए। उन्होंने खेल खत्म किया। खेल कैसे खत्म किया कि 25th से ही जो एक वर्ड था कंपनसेशन, उसकी जगह पे एक वर्ड यूज कर दिया अमाउंट। ठीक है, बोले कंपनसेट नहीं करेंगे, उसके बदले में उसको एक अमाउंट देंगे, और अमाउंट कितना होगा? जितना स्टेट को ठीक लगेगा। सब जो प्रॉब्लम्स थी इधर की वो सब इन्होंने क्या किया, यहां पे ये कर दिया। 26 से प्रीवी पर्स का पूरा। अब इसके हम आपको आर्टिकल बता दें यहां पे, अगर याद करें आप तो 3 आर्टिकल थे, 291, 362 और 366, 22। ठीक है, फिर से आप क्या लिख लीजिए, 291 और 291 के साथ 362 और 366 सब क्रॉस 22। ये भाई इन्हीं राजा महाराजा रेसी रियासत के लिए था कि इनको जो पैसा दिया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड पे ये चार्ज होगा, ये सब चीजें इसमें दी गई थी। इन सबको खत्म कर दिया इंदिरा गांधी जी ने, पूरे प्रीवी पर्स खत्म, रातों रात राजा महाराजा पैदल कर दिए सब, उनका कोई रोल नहीं। तो ये तो 26 से कर दिया, 29 अलग से बताया तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये अमेंडमेंट करके फिर से पूरी चेंज होगी। जैसे कुछ मैच नहीं होते हैं, लास्ट तक कभी ये टीम जीतती हुई लगती है, कभी दूसरी, फिर ये, फिर वो, ऐसे चलता रहता है। एक अमेंडमेंट हुआ 29th। इसमें क्या था? केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट था ये, और इसको इन्होंने क्या किया था? 19th शेड्यूल में डाल दिया था 29th अमेंडमेंट से। यहां से थोड़ा सा उठेगी मूवी अपनी। कैसे उठेगी थोड़ी सी? क्योंकि यहां से मजा आना स्टार्ट होगा। वैसे तो जो 29th अमेंडमेंट था ये केरल से रिलेटेड था, कोई खास चीज नहीं थी। केरल में कोई लॉ बनाया गया था, उसको लैंड रिफॉर्म को लेकर उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था। केरल में ही एक शंकराचार्य थे उस समय, उनका नाम था केशवानंदा भारती, महंत थे ये। और इस मठ की जो प्रॉपर्टी थी उसको केरल गवर्नमेंट ने क्या किया था? एक्वायर करके उसका पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। केशवानंदा भारती इसी चीज के अगेंस्ट में कहां चले गए? कोर्ट में चले गए। तो केस आपका क्या कहलाया? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था 1973 का। ठीक है, क्या चैलेंज किया था इनमें? स्पेशली ये चैलेंज किया गया था 29th अमेंडमेंट को, इन्हें चैलेंज करना था। लेकिन 29th अमेंडमेंट जो है ये रिलेटेड कर रहा था पिछला गोलकनाथ का केस। ठीक है, तो गोलकनाथ का केस भी रिव्यू करवाना था इसमें, क्योंकि जब तक गोलकनाथ रिव्यू नहीं होगा तब तक इनको रेमेडी नहीं मिल सकती थी। तो एक्चुअल में तो ये केस जो लाना था इनको वो 9th शेड्यूल में जो केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट जो डाला गया था उसके अगेंस्ट था। लेकिन केस को जैसे नहीं मजबूत करने के लिए कई चीजें, 24th, 25th, 29th और गोलकनाथ, इतनी चीजें जो है वो चेक होनी थी केशवानंदा भारती में। 24th की वैलिडिटी, 25th की वैलिडिटी, 29th की वैलिडिटी। ठीक है, और गोलकनाथ केस। अब गोलकनाथ केस जो था ये 11 जजेस की बेंच से था, तो केशवानंदा भारती को 11 से बड़ी जज बेंच बनाना था। ठीक है, बड़ी बनाने के लिए 13 की बनाया गया, ये आपको पता है। 7:6 से ये जजमेंट आया था, ये भी आपको पता है। केशवानंदा भारती में डिसाइड मेनली क्या क्या चीजें करनी थी? 24th की, 25th की, 29th की और गोलकनाथ की वैलिडिटी को। क्या क्या किया केशवानंदा भारती ने? बोले 24th वैलिड है, 25th वैलिड है, 29th वैलिड है। केशवानंदा भारती को कुछ नहीं मिला था इस केस से, ये तो बेचारे हार गए थे।
इंडिया को मिला था। इंडिया को वो मिला जो अगर नहीं मिलता तो शायद आज कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं कौन सा पढ़ रहे होते, हम आपको क्या पढ़ा रहे होते, पता नहीं पढ़ा रहे होते, नहीं पढ़ा रहे होते, क्या कर रहे होते। चलिए, तो 24th वैलिड, 25th वैलिड, 29th वैलिड, और बोले गोलकनाथ ये गलत है, गोलकनाथ गलत कहता है, इसकी नहीं माननी चाहिए, गोलकनाथ को भी गलत कर दिया। यानी कि अगर आप ऐसे देखो तो ये जो जजमेंट था ये इंदिरा गांधी के फेवर में ही रहा। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने जितने अमेंडमेंट किए थे वो सब वैलिड कर दिए इसने। इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में केस कौन सा आया था? गोलकनाथ आया था, इसने उसको भी ओवर रूल कर दिया। नहीं नहीं, बोले बहुत खुश होकर बताया इसने, केशवानंद भारती ने, बोले देखो, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसमें जो सीकरी है इनका नाम याद रखना, केशवानंद भारती में सीकरी का जजमेंट, गोलकनाथ में के सुब्बाराव का। अब सीकरी जो है मेजॉरिटी का जो जजमेंट होता है, तो सीकरी जो थे वो दे रहे थे मेजॉरिटी की तरफ से। अब सीकरी साहब का क्या क्या कहना था वो समझ लो। बोले 24th वैलिड है, 25th वैलिड है, 29 वैलिड है, गोलकनाथ गलत है। मतलब इन्होंने बहुत प्यार से समझाया सरकार को। बोले देखो नहीं नहीं, ये जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही है और आप कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, समझदार आदमी इस तरीके से फंसा देता है सामने वाले को, उसे समझ में नहीं आता है कि ये हमारी तारीफ कर रहा है या हमारी खिंचाई कर रहा है। यही कुछ हो गया यहाँ पे भी। ये सब बातें मान ली, सब कुछ कह दिया, ठीक है, लेकिन लगा दिया। और लेकिन आप जानते हो कितना खतरनाक होता है। एक मूवी आई थी शोले, उसमें जो है ये जय जाता है वीरू की शादी की बात करने मौसी से, तो आपको पता है वहां जो लेकिन है वो कितने खतरनाक होते हैं। किसी की आप बहुत तारीफ करो, बाद में लेकिन कहकर रुक जाओ, उसके बाद कुछ मत कहो, सामने वाला खुद समझ लेता है लेकिन का मतलब आगे क्या है। तो लेकिन लगाया केशवानंद भारती में, लेकिन क्या लगाया? व्हाट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी चेंज्ड। समझा दिया बहुत प्यार से। बोले देखो सब आप कर सकते हो, जितने चाहो उतने अमेंडमेंट कर सकते हो, जहां चाहो वहां अमेंडमेंट कर सकते हो, इवन प्रीएम्बल में भी कर सकते हो, जहां चाहो वहां। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा है, तुम्हारे पास बहुत बड़ी पावर है, आप खूब अमेंडमेंट करो, ठीक है। बोले ये 24वां 25वां 29वां किया, ये सब सही किया आपने। गोलकनाथ जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, अमेंडमेंट कर सकते हो आप, बहुत बड़ी पावर है आपके पास। बोले लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज ना करो। उसकी वजह क्या है? बोले देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है, ये आपका नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बना दिया। अब अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करोगे तो वो तो क्या हो जाएगा, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया आपने, जो तो आपके पास पावर ही नहीं है। हाँ, जो उन्होंने बना दिया है उसमें आप अमेंडमेंट करो। कलर पसंद नहीं है, कलर चेंज कर दो। डोर छोटा लग रहा है, डोर बड़ा करा लो अपना, लेकिन जो है उस बिल्डिंग को ना हटाओ भाई, क्योंकि वो तो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो तो पिलर है। वो ही गिरा दोगे तो फिर पूरी दूसरी बिल्डिंग हो जाएगी, और दूसरी बिल्डिंग का काम आपको पावर ही नहीं दी गई है, तो सरकार चक्कर में पड़ गई। बोले यार बात तो सही है इनकी, लेकिन बोले फिर अच्छा ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या हम कर सकते क्या नहीं कर सकते? बोले ये अभी कैसे बता दिया जाएगा? बोले ये टाइम टू टाइम जो है वो जजमेंट्स में बताया जाएगा आपको कि कौन सी चीज बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। बोले वरना अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझना है तो आप प्रीएम्बल में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो आप जो जो उनके ऑब्जेक्ट है वही सब बेसिक स्ट्रक्चर है, कि उनके जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रस्ट्रेट नहीं करने चाहिए। तो जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, फेडरेशन हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। बोले ये सब चीजें जो है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और धीरे धीरे आगे भी हम आपको बताते रहेंगे क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आपको भी पता है कि आगे चल के कई केसेस में धीरे धीरे बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। यहां केशवानंद भारती तक केवल आप इतना समझो कि केशवानंद भारती ने पिछले जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उन सबको वैलिड कर दिया। हाँ, ये कंडीशन लगा दी कि आप सब अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज नहीं कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जो प्रीएम्बल में या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय जो मेन ऑब्जेक्ट था वो फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चीजें निकल के आ गई। तो ये तो हो गया केशवानंदा भारती तक का मामला, ठीक है। इसके बाद लेकिन जो हुआ हम कहे तो नहीं ठीक है, मगर ठीक नहीं हुआ। मतलब इसके बाद जो हुआ वो एक बहुत गलत चीजें स्टार्ट हो गई। जैसे केशवानंदा भारती का जजमेंट आया 7/6 के रेशियो से, सीकरी ने मेजॉरिटी का दिया था
ठीक है। और उधर जो थे, उधर सैलेट हो गए, हेगड़े हो गए, ग्रोवर हो गए, ये 3 लोग जो थे वो जो 6 वाले लोग हैं उनमें थे, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो इंदिरा गांधी के फेवर में थे। ये 7 लोग जो थे वो अगेंस्ट में कह सकते हो गवर्नमेंट के, जबकि अगेंस्ट में नहीं कहना चाहिए, सब चीजें तो मान ही रहे थे, केवल बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट ला दिया था। क्यों? इंदिरा गांधी उस समय चाहती नहीं थी 1% में अपने ऊपर लिमिटेशन, अब ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन लग गई थी। तो हुआ क्या था, जैसे एक डेट याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1973, ये वो डेट है जिस दिन केशवानंद भारती का जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस किया गया था। 24 अप्रैल को जजमेंट प्रोनाउंस किया गया, 25 अप्रैल को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट होना था। सीकरी का लास्ट टाइम था, ये लास्ट टाइम मतलब टेन्योर का लास्ट टाइम था। तो जो अभी तक का कॉन्सेप्ट ये था कि जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट जज होगा उसी को चीफ जस्टिस बनाया जाता था। ये कस्टम चली आ रही थी शुरू से। यहां पे पहली बार इस कस्टम को तोड़ा गया। सैलेट, हेगड़े, ग्रोवर तीनों जो थे वो सीनियर थे, उनको बाईपास किया गया और चौथे नंबर पे थे A.N. रे, इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बनाया गया था। और आपको पता है A.N. रे का जो टेन्योर था ये 1973 से 1977 तक का था। यही इमरजेंसी पीरियड था, यहीं पे हैबियस कॉर्पस वाला केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की जाती है। अब जब गलत तरीके से A.N. रे को अपॉइंट किया गया था तो गलत ही करना था उनको, तो ये सब चीजें चलती रही उस समय तक। इसके बाद आगे चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए एक 39th अमेंडमेंट हुआ बाद में। 39th अमेंडमेंट क्यों हुआ था? क्योंकि इसी टाइम पे एक केस आ गया था इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में इंदिरा गांधी के ऊपर चार्ज थे कि इन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन जीता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि हाँ ये बात सही है, ठीक है। अब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट ही कोई जजमेंट आ गया। इंदिरा गांधी इस बात की अपील सुप्रीम कोर्ट में कर रही थी, लेकिन अपील के पहले ही इन्होंने 39th अमेंडमेंट कर दिया और इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन पोस्ट पे जब भी कोई इलेक्शन होगा इनके अपॉइंटमेंट को चैलेंज ही नहीं किया जा सकता, ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। 39th में ये कर दिया। ये अलग की बातें हैं, बाद में ये सब चीजें ओवर रूल की गई। इन सब के बाद केशवानंदा भारती आ ही चुका था, ठीक है। एक अमेंडमेंट किया गया 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट से क्या हुआ कि इनफिर इफेक्ट को, जो केशवानंदा का इफेक्ट था, इसको दूर करने की कोशिश की गई। किससे? 42nd अमेंडमेंट से। इन्होंने एक काम क्या किया, 368(4) ऐड किया और 368(5) ऐड किया। किससे? 42nd अमेंडमेंट से। और एक और यहाँ पे काम हुआ था 42nd अमेंडमेंट से, इस टॉपिक से अगर रिलेट करके देखें, हमने देखा था 24th अमेंडमेंट से एक चीज आई थी कि आर्टिकल 39B एंड C प्रिवेल कर जाएंगे किस पे? आर्टिकल 19, 14 और 31 पे। 42nd ने क्या काम किया कि ये आर्टिकल जहां पे 39BC लिखा था यहाँ पे डीपीएसपी लिख दिया कि अगर किसी भी डीपीएसपी को लेके अगर कोई कंट्रोवर्सी हो गई 14, 19 और 31 से, तो प्रिवेल कौन करेगा? डीपीएसपी करेगा। ये चीजें आपको जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की रिलेशनशिप है उसको समझने में भी मदद मिलेगी। तो 42nd से अब 368(4) में और 368(5) में क्या चीजें आई थी, कल ही हम लोगों ने डिस्कस की लास्ट लेक्चर में। 368(4) कहता था कि एब्सोल्यूट पावर है किसके पास? पार्लियामेंट के पास। बोले पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है क्या करने की? कोई भी अमेंडमेंट करने की, कहीं भी करने की। और यही बात जब भी कह रहे थे और ज्यादा क्लियर कर दिया 368(5) में। बोले नो लिमिटेशन, मतलब क्या हुआ? किसी तरीके की कोई भी लिमिटेशन पार्लियामेंट के ऊपर नहीं है अमेंडमेंट करते समय। यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट था उसको खत्म करने की कोशिश की गई 368(5) से। आपको पता है 44th अमेंडमेंट से ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी गई थी। लेकिन इसके बाद, बल्कि 44 से पहले एक बहुत अच्छा केस आ गया था मिनर्वा मिल्स का 1980 में। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ
इंडिया का एक केस आया 1980 में आ गया था। इसमें ये सब चीजें थी, 368(4) है, 368(5) है, इन सबको चैलेंज किया गया था। मिनर्वा मिल में क्या किया गया था, इन सब चीजों को उन्होंने जो 368(4) और 368(5) जोड़ा था, इसको क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। बोले नहीं नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या क्या चीजें होंगी मिनर्वा मिल के हिसाब में, अगर हम मेन में देख लें। एक तो मिनर्वा मिल ने कहा कि देखिए जुडिशियल रिव्यू जो है वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि बल्कि आप ऐसे देख लीजिए 368(4) ये जुडिशियल रिव्यू की बात करता था कि 368(4) में कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हम अमेंडमेंट करेंगे जुडिशियल रिव्यू की पावर जुडिशरी को नहीं होगी, ठीक है। और 368(5) नो लिमिटेशन की बात करता है कि किसी तरीके की कोई लिमिटेशन भी नहीं होगी। तो बोले ना तो वो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर केशवानंद भारती ने कहा था कि नहीं हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, कि कहीं आपने जो अमेंडमेंट किया है वो बेसिक स्ट्रक्चर का वॉल्यूशन तो नहीं है, केशवानंद भारती उसको जुडिशियल रिव्यू करता। तो एक तो जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया इन्होंने। दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर की जो लिमिटेशन थी, बोले कोई लिमिटेशन नहीं होगी। 368(4) और 368(5) को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया मिनर्वा मिल्स में कोर्ट ने, और कहा कि नहीं जुडिशियल रिव्यू की पावर है कोर्ट के पास। एक चीज ये कर दी। दूसरा जो था वो ये कहते थे कि हमारी पावर जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट है, हमारी पावर के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। मिनर्वा मिल ने कहा कि पार्लियामेंट हैज लिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बोले लिमिटेड पावर है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते। फिर से केशवानंदा को सही कह दिया गया। और जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, कौन सीनियर है, कौन ज्यादा अच्छा है, कौन प्रिवेल करेगा, उन सबको खत्म कर दिया। एक वर्ड लिया है हार्मनी। क्या हार्मनी होता है, इंटरप्रिटेशन जब होता है उसमें हार्मनी मतलब होता है, बोले देखो यार ये दोनों एक दूसरे से छोटे बड़े नहीं है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बोले ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप फंडामेंटल राइट्स का भी ध्यान रखो और डीपीएसपी का भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो ये प्रिवेल ही कर जाएगा। कोर्ट देख लेगा कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, उस हिसाब से अपना जजमेंट दे देगा। तो तीन चीजें कहीं, बोले जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है, और हार्मनी होनी चाहिए किसमें, फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में। मिनर्वा मिल हो गया। इसके बाद एक दो केस केवल हम और आपको बताएंगे, क्योंकि आप भी अब हमें पता है कि आपके दिमाग का दही हो चुका है इस समय तक, लेकिन दही से भी लस्सी बनाई जा सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हमने पहले आपसे कह दिया था भाई ये एक टेक्निकल चीज है, 2-3 बार देखोगे समझ में आएगा तो मजा आ जाएगा, नहीं तो सर में दर्द हो जाएगा। और सर में दर्द हो जाए तो ये नहीं है कि नहीं पढ़ोगे तो सही हो जाएगा। ये सर दर्द तभी सही होगा जब तब तक पढ़ते रहो जब तक मजा ना आ जाए, समझ में ना आ जाए। तो मिनर्वा मिल्स में हो गया। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस केस में कहा गया, ठीक है। यहाँ पे केस और याद रखिएगा, एल चंद्र कुमार, ये जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर बताता है। क्वेश्चन जब ये पूछा जाता है इसका आंसर एल चंद्र कुमार ही माना जाता है। मिनर्वा मिल्स में भी यही बात कही गई, एल चंद्र कुमार में कहा गया। तो जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्लियर कट एल चंद्र कुमार में कहा गया। एक ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप बात कर लो तो 2 केस और 2-3 केस हैं। जैसे एक तो ये बामन राव का केस बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछ दिया जाता है। बामन राव में क्या हुआ था कि अब ये तो कह दिया केशवानंद भारती ने कि बेसिक स्ट्रक्चर होगा, मिनर्वा मिल ने भी उसको अफर्म कर दिया, जो 368(4) और 5 था उसको हटा दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, ये तो कई बार अबॉलिश हुआ है, और अब ऐसी कई चीजें हैं जो केशवानंद भारती के हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट पहले ही हो चुका है। तो अब जो पहले हो चुका है तो उसका क्या होगा। तो इन सब चीजों को सेटल किया गया बामन राव के द्वारा। बामन राव ने क्या कहा, जो डेट हमने आपको बताई थी वो डेट याद रखिएगा, 24/4/1973, यानी कि ये वो डेट है जब केशवानंद भारती का जजमेंट आया। बामन राव में बात की गई प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की। क्या बात की गई, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि बामन राव में ये कहा गया कि जो ये बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकते, आप चेंजेस नहीं कर सकते, ये जिस दिन ये केस
प्रोनाउंस हुआ है उसके बाद से होगा, इससे पहले नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात की गई बामन राव में। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट केस आया 2007 में, IR कोल्हे है वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का ये केस था 2007 का, बामन राव साइड 1981 का है। इसमें क्या किया गया था, इसमें इन्होंने साफ साफ कहा था कि 9th शेड्यूल जो है इसमें भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। क्लियर कट, अगर आपसे कोई पूछे कि 9th शेड्यूल में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये कहां कहा गया है, तो वो TR कोल्हे वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ये कहा गया है। इसके अलावा एक केस M नागराज का हमने रिजर्वेशन पे देखा था, उसमें भी ये कुछ चीजें डिस्कस की गई हैं, मतलब उसमें भी जुडिशियल रिव्यू भी कहा गया है कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू की पावर कोर्ट के पास है। तो भाई ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका है बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। एक बार में समझ में आ जाए अगर आपको, तो ये मान लीजिएगा कि इससे पहले कि आपने, दूसरों का नहीं पता, हमारे लेक्चर सुने हैं। अगर आपने हमारे पिछले के सब लेक्चर वाकई में सुने हैं तो ये दोबारा आपको नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन अगर वो नहीं सुने हैं तो फिर ये आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब आपका ये क्लियर होगा। तो अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स अ लॉट।